हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी, ये इस चैप्टर का 7th वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 6 वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको 9th इकोनॉमिक्स करके एक प्लेलिस्ट शो होगी और उस प्लेलिस्ट पे आपको जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स मैंने बढ़ाए हैं या आज तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड का मतलब सबको पता है खाना, और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। तो क्या है खाने की सुरक्षा, क्या बोला जा रहा है, क्या इसको बताने का क्या मेन मोटिव है, इससे कैसे हमारी इंडियन इकॉनमी जो है वो बढ़ती है या बढ़ रही है, कैसे ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, वो हम इसमें देखेंगे। तो 1995 में वर्ल्ड फूड समिट जो है वो हुआ था। उसमें ये डिक्लेयर किया गया था फूड सिक्योरिटी जो है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक घर में, हर एक रीजन में, नेशनल लेवल पे एज वेल एज ग्लोबल लेवल में एग्जिस्ट करेगी जब हर एक पीपल, हर एक इंसान, हर समय, ठीक है, 3 टाइम खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे हर समय का मतलब एट ऑल टाइम का मतलब हर एक समय पे फिजिकली और इकोनॉमिक एसेस यानी कि उसको मिलेगा, ठीक है, वहाँ तक इकोनॉमिक और फिजिकली उसकी पहुँच होगी कि वो क्या कर सके, अपने लिए सफिशिएंट, अपने लिए साफ, ठीक है, सुरक्षित और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अपनी डाइटरी नीड में ऐड कर सके और अपने आपको एक्टिव और हेल्थी लाइफ क्या कर सके, उसको प्रोवाइड कर सके अपने आप को। फूड प्रेफरेंसेस के थ्रू जो है वो अपनी एक एक्टिव और हेल्थी लाइफ जो है वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। तब हम कहेंगे कि वो हमारी जो फूड की सिक्योरिटी है वो सही है। जो डिक्लेरेशन है उसने फर्दर जो ये है चीज़ बोलने की कोशिश की, पॉवर्टी इरेडिकेशन इज़ एसेंशियल टू इम्प्रूव एक्सेस टू फूड। खाने की पहुंच तक पहुंचने के लिए हमें जो गरीबी है उसको ख़त्म करना होगा। सबसे पहले गरीबी ख़त्म होगी तभी हम फूड तक एक्सेस कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। सिंपल मैनर में या आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें फूड सिक्योरिटी है क्या, तो फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 सिक्योर मील्स, यानी कि समथिंग मोर, कुछ ज़्यादा, 2 खाने के मील से, 2 वक्त की रोटी से कुछ ज़्यादा मिल जाए। इट हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस, इसके कुछ फीचर्स हैं फूड सिक्योरिटी के। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट्स एक्सेट्रा आर सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब ये था कि जो खाना है ना, जो फूड है, उसकी जो प्रोडक्शन की जा रही है वो कंट्री के अंदर हो, फूड इंपोर्ट किया जाए एक्सेट्रा, ये सब जो है ये हमारी बेसिक नीड्स को पूरी तरह से क्या है, ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है और ये पूरी रिक्वायरमेंट जो है ये फुलफिल होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि हाँ, फूड की जो सिक्योरिटी है वो हर एक जगह पे पहुंची जा रही है। नेक्स्ट आता है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब होता है रीचेबिलिटी, कहाँ तक पहुँच सकता है, मीन्स फूड इज़ विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये था, ये जो फीचर, ये जो आपका इम्प्लीमेंट किया गया था ना, ये वर्ल्ड फूड समिट के द्वारा जो ये डिक्लेयर किया गया था, उसके थ्रू क्या क्या फीचर जो है वो बताए गए थे, उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो ये जो फूड है ना आपका, ये हर एक पर्सन तक पहुँचा जाना चाहिए। एफोर्डेबिलिटी का मतलब हो गया कौन कौन सा पर्सन जो है वो उसको एफोर्ड कर सकता है। Implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs। यानी कि एक पर्सन जो है उसके पास, एक आदमी जो है उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने लिए पर्याप्त, साफ, सुरक्षित और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अपनी डाइटरी नीड्स में क्या कर सके, ला सके। यानी कि वो 2 वक्त, 3 वक्त की रोटी जो है, 2 वक्त से ज़्यादा की जो है वो रोटी खा सके और जिससे उसकी हेल्थ जो है वो सही रहे और वो एक्टिव रहे। दस फूड सिक्योरिटी इज़ इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ़, और जो फूड सिक्योरिटी है वो एक कंट्री के अंदर तभी इंश्योर्ड होगा जब क्या होगा, इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सनस, हर एक पर्सन के लिए जो है वो खाना ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा। ऑल पर्सनस हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का फूड जो है वो हर एक पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक अच्छी क्वालिटी का खाना जो है वो खरीद सके। देयर इज़ नो बैरियर और एक्सेस टू फूड, खाने तक पहुंचने के लिए कोई भी तरह का रुकावट या आप बोल सकते हैं कोई भी तरह का बैरियर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैरियर का मतलब हो गया किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए फूड तक पहुंचने के लिए। हु आर फूड इनसिक्योर, कौन से लोग जो है वो असुरक्षित हैं खाने को लेके। ऑल्दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशियस इनसिक्योरिटी इन इंडिया, कहने का ये मतलब है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं
फूड और न्यूट्रिशियस फूड को न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी के लिए, ठीक है, यानी कि उनको अच्छा खाना और न्यूट्रिशियस यानी कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ जो डाइट होती है वो नहीं मिल पाती है। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डेस्टिट्यूट इंक्लूडिंग बेगर्स। क्या बोला है, इस कैटेगरी में ये जो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो है, जो कि फूड और न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, इनसे जूझ रहे हैं इंडिया के अंदर, वो कौन है? लैंडलेस पीपल, जिनके पास थोड़ी सी या फिर ज़मीन बिल्कुल है ही नहीं, जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ट्रेडिशनल आर्टिसन, जो कलाकार वगैरह हैं, ठीक है, जो पुराने कलाकारों में से आ जाते हैं। ट्रेडिशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डेस्टिट्यूट्स होता है बेसहारा लोग, जो बेगर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सब लोग जो है ना, ये फूड और न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। और अर्बन एरियाज़ की अगर आप बात करें तो इन फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ वो फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके फैमिली के वर्किंग मेंबर जो है वो एम्प्लॉय यानी कि कहाँ पे काम कर रहे होते हैं? इल पेड ऑक्यूपेशंस में। इल पेड ऑक्यूपेशंस वो हो गई जहाँ पे लोग जो हैं वो काम तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा कम मिल रहा है, ठीक है। एंड कैजुअल लेबर मार्केट में हो गया कि यानी कि टेम्परेरी या फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि यार ये जो है ये जो है वो मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ठीक है, मतलब पढ़ भी रहा है और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह के लोग जो हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या करते हैं, फूड इनसिक्योरिटी को क्या करते हैं, फेस करते हैं। सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड आल्सो प्ले अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। क्या बोला जा रहा है कि जो सोशल कंपोजिशन देखी गई है ना, खाने को खरीदने की, ना खरीद पाने की, सही खाना ना खरीद पाने की, वो भी एक फूड इनसिक्योरिटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो लोग जो कि इन सब कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और वो अपना खाना जो है वो सही मात्रा में नहीं खरीद पा रहे हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, एससीज और कुछ सेक्शन जो है ओबीसीज की, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity। फिर बताया जा रहा है कि एससीज होते हैं, जो एसटीज हो गए या ओबीसीज में जो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके पास क्या है, लैंड नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम लैंड होगी, या फिर जिनकी प्रोडक्टिविटी रेट जो है लैंड के ऊपर वो बहुत कम होता है, वो सब जो लोग हैं वो किसको फेस करते हैं, फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। पीपल जो अफेक्ट होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर से, जो आपके कुदरती जो डिज़ास्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, तबाही देखने को मिलती है, जैसे फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, वो लोग जो कि इन नेचुरल डिज़ास्टर्स को फेस करते हैं और फिर उनको माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। तो एक जगह से दूसरी एरियाज़ में जाना पड़ता है काम के लिए, उनको भी फूड इनसिक्योर पीपल की कैटेगरी में फॉल वो भी करते हैं, या फिर आप उसको फूड इनसिक्योरिटी को फेस करना पड़ता है। हाई इंसिडेंस ऑफ मॉल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन। माल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कुपोषित या कुपोषण, ठीक है। इस चीज़ से बहुत सारी वुमेन जो है वो क्या करती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। ये मैटर जो है, ये जो मैटर है ना, ये बहुत सीरियस है। किसके लिए? वो वुमेन्स के लिए जो कि मतलब प्रेग्नेंट होती हैं या जिनका बेबी अभी डिलीवर नहीं हुआ होता है, उनको जो है वो बहुत रिस्क रहता है कुपोषित, उनके बच्चों के लिए ये बहुत रिस्क रहता है माल न्यूट्रिशन का। Food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disasters, etc. क्या बोला है, फूड इनसिक्योर पीपल जो है वो कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कंट्री के कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। और वो कंट्रीज़ कौन सी हैं? वो कंट्रीज़ कौन सी हैं? जैसे कि एक कंट्री की इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, वो स्टेट जहाँ पे पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ती है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को जो है फूड इनसिक्योरिटी का फेस करना पड़ता है। जैसे कि आपकी अगर आप इंडिया की बात करें तो 8 इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश पूरा नहीं आएगा, इसके ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स, महाराष्ट्र जो है अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं आपके, ये कुछ 8 स्टेट्स हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी जो है वो लोगों को बहुत फेस करनी पड़ती है, ठीक है। एक तो वो हो गया इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट्स, और एक दूसरा आ जाता है आपका नेचुरल डिजास्टर्स वाली स्टेट, ऐसे रीजन्स, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स लोगों को फेस करना पड़ता है,
ठीक है। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी, एक कैलेमिटी यानी कि एक डिज़ास्टर के तहत फूड सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से उसके ऊपर असर पड़ता है। तो जो पूरे सेक्शन है ना सोसाइटी की, माइट बी फूड इनसिक्योर, वो लोग जो कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते हैं ज़्यादातर टाइम, और वो लोग जो कि पॉवर्टी लाइन से भी ऊपर हैं, उनको भी कई बार जो है फूड इनसिक्योरिटी को फेस करना पड़ता है कंट्री के अंदर। कब? जब कंट्री जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर या कैलेमिटी को फेस करती है। ठीक है, जैसे कुदरती आपकी तबाही हो जाती है, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, तो तब कंट्री को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो अबव पॉवर्टी लाइन लोग होंगे ना, उनको भी फूड इनसिक्योरिटी से को फेस करना पड़ सकता है। इंडिया इज़ एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इज इंडिपेंडेंस। अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर इतनी जो है वो प्रोडक्शन की जाती है फूड ग्रेन्स की कि उसको किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल कैलेमिटी के दौरान जैसे कि आप बोल सकते हो सूखा पड़ जाता है, टोटली प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेज, तो फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन हो रही है, जो अनाज की प्रोडक्शन होती है, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कुछ जहाँ पे ये सूखा पड़ा होगा ना, उन एरियाज़ में क्या हो जाती है, अनाज की कमी आ जाती है। तो अनाज की जब कमी होगी, फूड के अंदर शॉर्टेज होगी, तो प्राइजेज़ जो है वो बढ़ जाएंगे। जब प्राइजेज़ बढ़ जाएंगे तो पीपल जो है वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे खाने को खरीदने के लिए, फूड को खरीदने के लिए। If such calamity happens in a very wide separate area or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation. तो अगर इस तरह की जो ये जो कैलेमिटी है, ये जो डिज़ास्टर है, इस तरह का अगर आपको एक बहुत बड़े एरिया में या फिर लंबे समय तक आप इस चीज़ को देखोगे, इस कैलेमिटी को फेस करोगे, तो इसकी वजह से स्टारवेशन भी हो सकती है, भूखमरी आ सकती है कंट्री के अंदर। और मैसिव स्टारवेशन, जब बहुत ज़्यादा भूखमरी जो है वो कंट्री के अंदर फैल जाएगी, तो उसकी वजह से फेमाइन आ जाएगा। फेमाइन का मतलब क्या हो गया, अकाल पड़ सकता है। ठीक है, खाने को कुछ भी नहीं होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है मारे जा सकते हैं। मोस्ट devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal in 1943. This famine killed 30 lakh people in the province of Bengal. जो सबसे खतरनाक जो फेमाइन अकाल पड़ा था ना इंडिया के अंदर, वो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर पड़ा था, तब ब्रिटिशर्स का ही रूल चल रहा था। तो उस फेमाइन को फेमाइन ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, और वो ब्रिटिश पीरियड का लास्ट फेमाइन था। उससे पहले 3 फेमाइन और हुए थे, 3 या 2 फेमाइन और हुए थे। तो ये जो था, ये सबसे बड़ा और सबसे लास्ट और सबसे बड़ा फेमाइन जो था वो उस समय पे हुआ था। किस वजह से हुआ था? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, पानी का कोई सोर्स नहीं था, इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं था, ग्राउंड वाटर पंपिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं था उस समय पे कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इस वजह से जो है वो क्या हुआ था, उस समय पे फेमाइन जो है वो लोगों को फेस करना पड़ा, और उसकी वजह से 30 लाख पीपल जो थे वो बंगाल के प्रोविंस के अंदर मारे गए। ओके, नेक्स्ट आता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एक प्रोग्राम चलाया गया, लॉन्च किया गया नवंबर 14, 2004 में, जिसमें 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो थी कंट्री की, उनको जो था उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कंट्री के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोगों को जो था सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट जो थी वो दी जा रही थी। मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस प्रोग्राम का वो ये था कि लोगों को जो है वो क्या की जाए, उनकी वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो डेली वेजेस जो थी, उनको तनख्वाह जो दी जा रही थी, उसको एनहेंस किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। द प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम था ना, ये ऑल रूरल पीपल्स के लिए या पुअर पीपल्स के लिए चलाया गया, जिसको ज़रूरत थी किसकी, पैसों की, नौकरी की, और जो कि डिज़ायर थे, यानी कि जो इच्छा रखते थे मैनुअल अनस्किल्ड वर्क की। मैनुअल अनस्किल्ड वर्क जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है, लोगों की क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती है, लोगों की एबिलिटी देखी जाती है कि वो काम कर सकते हैं कि नहीं। ये जो आपकी प्रोग्राम था ना, इसको 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हो गया कि इसको लॉन्च तो स्टेट करेगी, स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करेगी किसी भी प्रोग्राम को, लेकिन उसको फंड कहाँ से दिया जाएगा, सेंटर से। ठीक है, पैसा उसके लिए कहाँ से आएगा, सेंटर से। और इस प्रोग्राम के तहत फूड ग्रेन जो था, अनाज जो था, वो स्टेट्स को दिया जा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो गरीब लोग थे, स्टेट उनको क्या करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो था उस ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को दे देती थी। और कलेक्टर जो था
डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कलेक्टर जो था वो ऑफिसर था और वो देखता था कि मतलब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि ये जो भी प्रोग्राम जो मैंने मतलब लाया गया है इसकी प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं, लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं, उसको अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है कि नहीं, और सुपरविजन उसकी देख रेख करता था। और वो कौन होता था? कलेक्टर। ये इस प्रोग्राम का पूरा ऑब्जेक्टिव और कौन इसको हैंडल कर रहा था वो बताया है। व्हाट यू हैव लर्नड, इसमें आ जाता है कंक्लूजन पार्ट। तो चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट कर रही है इकॉनमी की। देन जब आप आगे थोड़ा सा बढ़े तो तब आपने क्या देखा कि कैसे जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी सेक्टर्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि कैसे लोग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत सारे पीपल जो थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे थे और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे थे उनके ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन देखी, मतलब ये ज़रूरी था कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए क्योंकि वहाँ का पानी अच्छा नहीं होता था, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जा रहा था। दैट्स वाई ये बोला गया है। फिर हमने देखा प्राइवेट और पब्लिक एक्टिविटीज़ के बारे में और हमने ये भी देखा क्यों जो है वो पब्लिक एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है कुछ एरियाज़ के ऊपर। देन आपने देखा एजुकेशन और हेल्थ जो है वो कैसे अपनी रोल प्ले कर रही है लोगों को एज अ एसेट बनाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, लोग पढ़ेंगे, अच्छी हेल्थ रहेगी तो वो काम करेंगे, जब वो काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री की जो इनकम होगी वो जनरेट होगी और इनकम जनरेट होगी तो जीडीपी बढ़ेगी और जब जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री का इकोनॉमिक लेवल जो है वो भी बढ़ेगा। इस चैप्टर के अंदर हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरह से तीनों सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है, यानी कि तीनों सेक्टर्स के अंदर किस तरह से इकोनॉमी जो है वो जनरेट की जा रही है। फिर उसके बाद हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी से निकलने के, उसको ख़त्म करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। नॉर्मली दिस इज़ मेजर्ड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। और ये जो आपकी पॉवर्टी है ना, इसको किस तरह से मेजर किया जाता है? पॉवर्टी लाइन के थ्रू। और यूनिट ये जो आपका है ये ख़त्म होता है फूड सिक्योरिटी के कंसेप्ट से। एज अ नेशन इज इंश्योर्ड ऑफ all of its citizens, if enough nutritious food available, all persons have the capacity to buy food of acceptable quality and there is no barrier on access to food। यहाँ पर बोला गया है कि अगर नेशन जो है उसको देखना है कि उसका सिटीजन जो है वो अच्छा न्यूट्रिशन फूड जो है वो ले रहा है कि नहीं, तो सभी पर्सन जो है वो उनके पास ये एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी कि वो अच्छे क्वालिटी का फूड खरीद सके और किसी भी तरह का बैरियर जो है आप बोल सकते हो रुकावट नहीं आनी चाहिए कि वो फूड तक पहुँच सके। देन उसके बाद यही चीज़ें एक्सप्लेन की है जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। उसके बाद ये बोला है कि टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी द इंडियन गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम विच इज़ कंपोज ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने फूड सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी मतलब सभी सेक्शंस के लोगों तक पहुँचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी सिस्टम को डिज़ाइन किया जिसके 2 कंपोनेंट्स थे। पहला था बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये था इसका सेकंड पॉइंट। बफर स्टॉक में हो गया कि बहुत सारे फूड को क्या करना, कलेक्ट करके रखना, स्टोर करके रखना, एक स्टॉक बना के रखना कि अगर कभी भी कोई कैलेमिटी हो जाती है या नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए, उनको जो है वो ये अनाज वगैरह पहुंचाया जा सके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लोगों तक वो सामान वगैरह जो है वो फूड ग्रेन जो है वो पहुँचाया जाए। इन एडिशन टू PDS, यही जो आपका आप बोल सकते हो आपका ये प्रोग्राम वगैरह जो चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो थे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का मतलब यानी कि गरीबी की कमी को ख़त्म करने के लिए जो प्रोग्राम जो थे स्टार्ट किए गए थे ताकि जिसमें फूड सिक्योरिटी जो था वो एक मेन कंपोनेंट जो है वो काम कर रहा था। इसके अलावा जो रोल था गवर्नमेंट का वो ये था फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का, वो ये था कि बहुत सारी कोऑपरेटिव और NGOs जो थे वो खोले गए ताकि वो इस डायरेक्शन के अंदर काम कर सकें और लोगों तक फूड जो है वो ईजिली पहुँचा सकें। तो ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। लाइन टू लाइन मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब मैं लेक्चर लेके आऊँगी उसमें हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।